हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 16 कवर करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था में निर्वाचन आयोग व वित्त आयोग दोनों ही चीज़ें इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित जो प्रावधान है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, आर्टिकल 324 में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। इसका गठन देश में निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किस तरीके का वो है, संस्था है ये। नेक्स्ट है, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है वह भी इलेक्शन कमीशन मीन्स टू से निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? सो करेक्ट आंसर है आपका 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके अलावा 1989 में सर्वप्रथम 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में इस आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त यानी कि एक मुख्य जो होता है और 2 अन्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, पहली चीज़ के 3 जो होते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो 3 है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 3 है या फिर उसको मिलाकर के 3 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको मिलाकर के 3 है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम 2 अतिरिक्त, यस हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी इसमें ये है कि राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अभी ऊपर बता ही दिया गया है, प्रेसिडेंट। आंसर है ए। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या पढ़ ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है या फिर उनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए कंप्लीट, वो उनका निर्वाचन आयुक्तों का जो है कार्यकाल होता है। अभी ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि प्रसाद पर्यंत नहीं होते, यानी कि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है इनका कार्यकाल, राइट। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तीनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान होती हैं व वेतन भत्ते उनकी एवं उनकी सुविधाएं भी समान मिलती हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है तब तक इनका कार्यकाल चलता है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? मीन्स टू से कि किसके समान होता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। आंसर है डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। वह उसे हटाने की रीति जो होती है वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के ही समान होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। जो हमारे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको प्रादेशिक आयुक्तों को या फिर प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है? यहाँ हटाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नियुक्ति की बात हो रही है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर आंसर है डी। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? निर्धारित की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर है बी। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? ये की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। आंसर है ए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। कल जब वो टॉपिक था, कल या फिर जब भी आपने वो वीडियो देखी है, क्या टॉपिक था, पंचायती राज से संबंधित एक टॉपिक था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, ये दिनेश गोस्वामी समिति। तो इस चीज़ को अलग से मेंशन कर लेना बहुत अच्छे तरीके से कि ये समिति किससे संबंधित है, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट है परिसीमन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा होती है। आंसर है डी। परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग अब तक कुल कितनी बार गठित किया जा चुका है? 4 बार। आंसर है सी। परिसीमन आयोग अब तक कुल 4 बार गठित किया जा चुका है। इस आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये। ना ही इसके आदेशों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के समकक्ष रखने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि ना उसमें कोई अमेंडमेंट होगा, ना ही उसको कोई चुनौती दी जाएगी। जाहिर सी वाला चुनौती नहीं दी जाएगी तो अमेंडमेंट तक तो बात पहुंचने वाली है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का कितना मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है या फिर जब्त हो जाती है। आई थिंक ये चीज़ पहले कवर हो चुकी है, बट फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं। तो वो होता है आपका या 1/6 भाग जो होता है वो अगर आपको प्राप्त नहीं होता तो आपकी राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। हाँ जी, इसको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त या जमानत राशि रखनी पड़ती है। यदि उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 पार्ट भी नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसा संभव हो सकता है कि उनको इतने भी मत प्राप्त ना हो। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसके लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है। आंसर है ए। लोकसभा व राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है, जबकि विधान परिषद व विधानसभा के लिए राज्यपाल। कॉमन सी चीज़ है। यह अधिसूचना चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद ही जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के चुनाव की तिथि कौन तय करता है? तो उनकी जो इलेक्शन की डेट होती है वो जारी की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आंसर है सी। या फिर तय की जाती है, वॉट एवर इट इज़। लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के चुनाव की तिथि जो है वह चुनाव आयोग तय करता है। अपराधी घोषित, एक सेकेंड, अपराधी घोषित व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है संसद के द्वारा। आंसर है बी। अपराधी घोषित व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। यदि एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 साल या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह अगले कितने सालों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है? सो करेक्ट आंसर है 6 सालों के लिए। आंसर है सी। संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा या फिर इससे अधिक सालों की सजा सुनाई जाती है तो वह अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह अयोग्य ठहराया जाता है। नेक्स्ट, जिला स्तर पर कौन जिला निर्वाचन अधिकारी होता है? कलेक्टर। जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, मताधिकार एक डैश अधिकार है कैसा? संवैधानिक, कानूनी, वैधानिक या फिर बी और सी दोनों, यानी कि कानूनी और वैधानिक दोनों। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कानूनी और वैधानिक दोनों। आंसर है डी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, किस आम चुनाव में ये पूछा गया है? तो ये किया गया था 1989 के आम चुनावों में। अभी देखिए, इससे संबंधित एक चीज़ बताते हैं हम आपको, पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, ठीक है? देखिए आ गई वो चीज़। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा ये चीज़ लाई गई थी या फिर यह अधिनियम पारित हुआ था कि मताधिकार की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाए, ठीक है? जो कि इम्प्लीमेंट होती है 28 मार्च 1989 से, यानी कि 1989 से प्रभाव में आई। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार जब प्रयोग हुआ था तो वह नवंबर 1989 में
संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया था। यहाँ 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़, जहाँ क्वेश्चन आता है जहाँ से और जहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, मैं वो बता देती हूँ। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि ये जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की उम्र की गई थी मताधिकार के लिए, वह किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि इसको कब लागू किया गया था। तो यहाँ 2 तरीके के प्रश्न हैं और कई बारी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और करेक्ट आंसर लगा देते हैं 1989। हमेशा उसको यही करेक्ट लगाते हैं। जो अधिनियम था, मैंने कल भी ये चीज़ समझाई थी, जो अधिनियम था वह 1988 का अधिनियम था, बट उसको एक इम्प्लीमेंट अलग टाइम पर किया जाता है जो कि 1989 में ये हुआ है इम्प्लीमेंट। तो दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने या फिर वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। हाँ, तो वो है आपका 326 आंसर है ये। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है या फिर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है या फिर पहला आए सब ले गए फर्स्ट पास्ट पोस्ट ओके पद्धति प्रचलित है या फिर राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। मैंने चारों ऑप्शंस पढ़ दिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पढ़ना ज़रूरी लग रहा था। जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां यह महत्वहीन हो जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी को। आंसर है बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था ये दिवस। नेक्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन होता है 280 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जहाँ जहाँ मैं ये सर्कल करती हूँ या फिर अंडरलाइन करती हूँ, समझ लिया करिए कि ये इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं ये बोलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इरिटेटिंग साउंड हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट, किसको वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है? बता दिए है ना अभी। ये दिया गया है संसद को। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान ने संसद को वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति और जो भी है सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। आंसर है ए। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंप सकते हैं? प्रेसिडेंट को। और किसको देंगे? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना कभी भी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सिफारिश करता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए? प्रश्न ये नहीं है कि कैसे वितरित किया जाए, प्रश्न ये सिफारिश कौन करता है? ये
सिफारिश करता है वित्त आयोग? आंसर है सी। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, यानी कि किस तरीके से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन यह निर्णय लेता है कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान दिया जाना चाहिए भी या नहीं भी? तो ये भी आपका वित्त आयोग ही करता है। आंसर है सी। वित्त आयोग निर्णय लेता है कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में राज्यों को अनुदान यानी कि सहायता दिया जाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो ये अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। आंसर है ए। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को जो है प्रेसिडेंट को देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों की प्रवृत्ति कैसी होती है? बाध्यकारी होती है, सलाहकारी होती है, या फिर कुछ मामलों में बाध्यकारी और कुछ मामलों में सलाहकारी? मीन्स टू से कि जो भी वो रिकमेंडेशंस देंगे आप उनको मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं है, ये यहाँ बोला गया है। इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो सलाहकारी होती है, मानने के लिए बाध्य कोई नहीं है भाई उनकी सलाह को, ठीक है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, उन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि तक लागू की जाएंगी? तो ये लागू की जाएंगी 2025 तक। आंसर है बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। प्लीज़ याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएंगी, 20 से 25 तक। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन.के. सिंह। श्री एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनको, मतलब अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो पहला जो वित्त आयोग था वह 1951 में गठित हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, अनगिनत बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन, या फिर उत्पादन शुल्क का विभाजन, या फिर सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, या फिर व्यापार कर का विभाजन? कौन सा कार्य नहीं है, प्रश्न ये है। तो व्यापार कर का विभाजन करने का कोई इनका दायित्व नहीं है। करेक्ट आंसर डी है। व्यापार कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है एवं संग्रहित भी किया जाता है, जिसका विभाजन करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है, या फिर मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वो एजेंसी भी आपकी वित्त आयोग ही है। केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद होते हैं उनका निपटारा करने के लिए वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र और राज्य के बीच के न्यायपूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका टॉपिक हो गया फिनिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 36 क्वेश्चन बन रहे थे। इस टॉपिक से सारे ही इंपॉर्टेंट ले लिए गए हैं। जो चीज़ें बची थी वो एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दी गई हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ की अगर आप लोगों को नीड है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना, दूसरों का।